Hi, welcome to cricket lovers. What a lovely game of cricket. That's why Test cricket is a real cricket. आप देखें जिस तरीके का आज मैच हुआ और आज ही नहीं जो 5 डेज में जिस लेवल की क्रिकेट देखने को मिली दोनों साइड से इट्स अ ट्रीट टू वॉच बोथ द टीम्स। आप देखें कि जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की, जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग की, और आज एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंग्लैंड के लिए क्योंकि 371 रन टू चेज डाउन अगेंस्ट इंडिया ऑन अ फिफ्थ डे इट वाजंट एन इजी थिंग। लेकिन जिस तरीके से कमिटमेंट के साथ वो आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी, और ख़ास तौर पर जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड की बैटिंग में बेन डकेट को। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी उनकी। और आप देखें कि बहुत ही कूल एंड कंपोज लगे वो राइट फ्रॉम द बॉल वन। ख़ास तौर पर जब आज सुबह आकर इनिंग्स उन्होंने स्टार्ट की और उन्होंने ऑल राउंड द ग्राउंड शॉट्स खेले, ना वो स्पिनर के अगेंस्ट उन्हें कोई स्ट्रगल थी, ना कहीं फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उन्हें कोई इशू था। तो कहने की बात यह है कि इंग्लैंड ने पूरी तरह जो आज की दिन को है वो डोमिनेट किया। लेकिन अब समझना यह है कि क्या इंग्लैंड ही डोमिनेट किया या इस टेस्ट मैच में इंडिया की भी पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत थी, लेकिन इंडिया उसको लूज़ कर गया। तो उसके लिए हमें जाना होगा अब थोड़ा बैक पर और देखना पड़ेगा कि इंडिया ने मैच को कहाँ लूज़ किया है और क्या वही मोमेंट इंडिया की हार की वजह बने हैं। तो मैं आपके सामने अपनी रीजंस रखूंगा कि इंडिया ये मैचेस क्यों हारा है, यानी कि ये जो मैच में इंडिया को डिफीट हुई है इसके पीछे क्या रीज़न है। आप अपनी रीजंस कमेंट में बताइएगा कि आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये समझता हूँ, इंडिया जब पहले खेला तो अर्ली ऑन जिस तरीके से इंडिया ने फर्स्ट डे में बैटिंग की तो इंडिया बहुत ही कमांडेबल पोजीशन में मौजूद था। लेकिन जब सेकंड डे इंडिया बैटिंग करने आया और 430 फॉर 3 थे, वहां इंडिया का एक बड़ा मेजर क्लैप्स हुआ और पूरी टीम 471 रन पर बोल्ड आउट हुई और 41 रन पर इंडिया ने अपनी 7 विकेट्स गंवा दी। ये पहला मोमेंट था जहां इंडिया ने मैच को लूज किया मेरे लिहाज से। उसकी वजह यह थी कि इंडिया इजीली 550 600 के राउंड रन कर सकता था, जो कि मजीद अंडर प्रेशर कर सकता था इंग्लैंड को। फिर दूसरा मोमेंट वो आया जब पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के बैटर्स वाजे तौर पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो 5 कैचेस इंडिया ने ड्रॉप किए और हर वो लड़का जिसने रन किया इंडिया ने उसका कैच छोड़ा। ये दूसरी दफा इंडिया ने गेम में लूज किया मैच को। तीसरी पोजीशन तब बनी जब इंडिया सेकंड टाइम बैटिंग करने आया। एक दफ़ा फिर इंडिया कमांडेबल पोजीशन में था जब ऋषभ पंत और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे केएल राहुल, वो शानदार बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर फिर एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि जैसे ही विकेट गिरती है इंडिया की टीम कोलैप्स करती है और जस्ट 35 रन पर नेक्स्ट 6 विकेट डाउन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो रन है वो 371 तक रुक जाता है। अदरवाइज एक स्टेज ऐसी थी जहां वाज़े तौर पर दिखाई देता था कि इंग्लैंड को चेस करना पड़ेगा 400 प्लस रन, और वो भी 90-95 आवर्स इंग्लैंड को मिलेंगे। तो इट वाजंट एन इजी टोटल फॉर इंग्लैंड टू चेज डाउन 400 ऑन अ लास्ट डे, स्पेशली वेयर देयर इज अ टर्न फॉर द स्पिनर एज वेल। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप देखते हैं इंग्लैंड को कि इंग्लैंड ने कमबैक किया पहली इनिंग्स में, जिस तरीके से 7 विकेट्स गिराए, दूसरी में 6 विकेट गिराए। हालांकि मैं इंग्लैंड की बॉलिंग से बिल्कुल इस टेस्ट में कोई खातिर खास सहमत नहीं था कि जिस तरीके की बॉलिंग उनकी थी। इंग्लैंड के साथ साथ जो इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहा वो ये था कि लास्ट इनिंग्स में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर किए लेकिन वो कोई विकेट नहीं ले सके, वो विकेटलेस रहे, और यही मैच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसकी वजह से इंडिया जो है वो मैच लूज कर गया। और आप देखें कि इंग्लैंड की तरफ से जो असल चीज़ थी वो राइट फ्रॉम द बॉल वन जो उनका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हुआ है कि वो लग रहा था कि वो मैच जीतने के लिए आए हैं। और जिस तरीके की पार्टनरशिप लगी 188 रन की बैन डकेट और जैक क्रॉले की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। आप देखें कि उसने बिल्कुल ही इंडिया को मैच से दूर कर दिया। हालांकि उसके बाद जो प्रसिद्ध कृष्णा है उन्होंने ज़बरदस्त 2 विकेट लिए, फिर शरदुल ठाकर ने आकर 2 विकेट लिए। और एक बात जो मैं लाजमी यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वो है बेन स्टोक्स से रिलेटेड। इंग्लैंड के पास जो बेन स्टोक्स है, मैं समझता हूँ ये ब्रेनलेस क्रिकेटर है। इन जिस तरीके की उन्होंने आज बैटिंग की, अगर आप उस बैटिंग को देखें कि जडेजा के अगेंस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट 30 बॉल्स खेली होंगी और 30 की 30 बॉल्स पर उन्होंने रिवर्स स्वीप या स्विच हिट मारने की कोशिश की और उसी में वो आउट हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी क्रूशल मोमेंट पर जब इंग्लैंड जीत की पोजीशन में है वहाँ पर कैप्टन इतना केयरलेस कैसे खेल सकता है। मैं इसको बेसबॉल क्रिकेट तो नहीं कह सकता, मैं इसको यही कह सकता हूँ ब्रेनलेस क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा, अगर इंग्लैंड ने क्वालिफाई करना है अगले साइकिल के लिए तो इनके ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस पोजीशन में आते हैं बहुत ही पुअर किस्म की क्रिकेट इन्होंने खेली है। अदरवाइज बॉलिंग बुरी नहीं की इन्होंने, लेकिन जो दूसरे लड़के थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जोए रूट जिस तरीके से खेले हैं, जिस तरीके से जेमी स्मिथ खेले हैं, वो लड़के इंग्लैंड को पार ले गए।
अदरवाइज बेन स्टोक्स के हाथ तक होता तो जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे मुझे नहीं लगता कि वो पार ले जा सकते। अब सबसे बड़ा सोचने की बात और बड़ा कंसर्न जो रहेगा, 10 दिन का गैप है बीच में, और वो है कि क्या इंडिया कमबैक कर पाएगा। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके की इंग्लैंड ने बैटिंग की है और स्पेशली इंडिया ने अपनी जो बॉलिंग खिलाई है इसके अंदर वो एक दो चेंजिंग्स कर सकते हैं, लेकिन ज़रा मोर और लेस यही बॉलिंग खेलेगी। एक जो अर्शदीप सिंह है उनको वो खिलाया जा सकता है, या मे भी नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लिया जाए शार्दुल ठाकुर की जगह, लेकिन वो जिस तरीके से 2 विकेट ले गए हैं वो भी मुश्किल दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं टीम में। इसी टीम के साथ वो जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जिससे वो टीम जो है वो आगे जाके मैच जीत सके। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को सबसे पहले अपनी फील्डिंग पे काम करना होगा और अपनी बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन करना होगा, और सिराज की जगह मैं समझता हूँ अर्शदीप सिंह को मौका देना होगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह इन कंडीशन के लिहाज से मुझे लगता है बेहतर बॉलर हैं। वो गेंद को स्विंग कर सकते हैं, वो सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अदरवाइज ये है कि गेम प्लान बना के आना पड़ेगा, स्पेशली जो लोअर मिडल ऑर्डर है इंडिया के उनको रन्स करना पड़ेगा, और इंग्लैंड का जो लोअर मिडल ऑर्डर है उसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए कि उनका लोअर मिडल ऑर्डर 100 रन करता है और इंडिया का दोनों इनिंग्सों में मिलाकर 70-75 रन पर बोल्ड आउट हो जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस रहा दोनों टीम्स के दरमियान, और जिस जिस चीज़ को हमने वाज़े तौर पर देखा रिजल्ट में कि इंग्लैंड ने आप देखें 83 ओवर्स में 371 रन कर दिया चेज में, स्पेशली ऑन अ फिफ्थ डे। आप देखें 83 ओवर्स, आप देखें ऑलमोस्ट 5 के रन रेट से उसने तकरीबन रन्स बनाए अगर आप देखें किसी जगह तो। और ये इंग्लैंड को, इंडिया को देखना पड़ेगा कि आप विकेट नहीं ले सके लेकिन आपने रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड करवा दिए। पहले जो 1.5 सेशन था उसमें वो 200 रन कर चुके थे 40 ओवर में, मतलब 2-5 की एवरेज से, जबकि जब मैच स्टार्ट हुआ तो एवरेज जो है वो 4 की थी। तो 4 की एवरेज वाले मैच में अगर आप 5 की एवरेज से टेस्ट में रन्स खा लेंगे तो फिर आपके पास वापसी का कोई चांस नहीं होगा। जडेजा ने बेहतर बॉल की लेकिन वो कोई खातिर खा विकेट्स नहीं ले सके। एक विकेट ली बेन स्टोक्स की, वो भी बेन स्टोक्स ने खुद ही थ्रो की। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए अब ज़ाहिर है एक तो नई टीम है, नए लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, तो बड़ा जो सबसे बड़ी बात, एक तो कैप्टनसी का बहुत बड़ा जो है वो टेस्ट रहेगा इस पूरी सीरीज़ में। जिस तरीके से शुभमान गिल, मैं समझता हूँ शार्दुल ठाकुर को पहले इस्तेमाल किया जा सकता था, नहीं किया गया, दोनों इनिंग्सों में बहुत कम यूज़ किया गया। हालांकि देखिए जिस लड़के को आप खिला रहे हैं ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं वो खेल रहे थे, तो उनका यूज़ करना बनता था, लेकिन उन्होंने उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ये भी बड़ा यानी कि बिग क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पर कि आप एक लड़के को खिलाते हैं फिर पूरे टेस्ट मैच में उससे 10-15 ओवर करवाते हैं, और बैटिंग में तो वो ज़ाहिर है जस्ट आपको थोड़ी बहुत ही बैटिंग करके दे सकते हैं, कोई इतने बड़े ऑलराउंडर तो वो है नहीं। तो फिर उनकी जगह आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर लेना चाहिए था, ऐसे हो सकता है, या फिर एक स्पेशलिस्ट बैटर ले सकते थे आप उनकी जगह। करुण नायर दोनों इनिंग्सों में फ्लॉप हुए, बड़े कैजुअल आउट हुए, उनके बारे में देखना होगा कि क्या अगली टेस्ट में उनके साथ ही जाया जाएगा। ज़्यादा चांस तो यही है, क्योंकि इंडिया को अगर देखा जाए तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग नहीं, लोअर मिडल ऑर्डर की बैटिंग, या फिर उनकी जो मैं समझता हूँ कि कैप्टनसी कह लें, फील्डिंग कह लें, इन चीज़ों ने ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया। और देखना होगा बुमराह को, जिस तरीके से वो उन्होंने 19 ओवर किए, विकेट नहीं ले सके, कुछ थके थके भी दिखाई दिए, स्पेशली जब सेकंड न्यू बॉल ली तो बुमराह गेंद करने नहीं आए, चाहे 22 रन रिक्वायर्ड थे, लेकिन इंडिया वहीं तकरीबन मैच हार चुका था। तो ये देखना होगा कि क्या बुमराह एक्चुअली फिट भी हैं कि नहीं, या वो उनकी फिटनेस इशू फिर से हो गया। तो अगर ये हो गया तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया के लिए। और क्योंकि अगले आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं, अभी 4 टेस्ट मैचेस रिमेनिंग हैं, तो देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन यह है कि एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड ने जो स्टार्ट लिया है नए साइकिल का बड़ा पॉजिटिव है। अगर इसको ये मजीद कैरी ऑन करें और बेन स्टोक्स जो है वो थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत पाएगा इंडिया से, और आगे एशियस में भी टफ टाइम देगा ऑस्ट्रेलिया को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।